हेलो फ्रेंड्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इससे पहले नए बच्चे लोगों को बता देना चाहता हूं जो मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे प्ले लिस्ट में जाओ, जिसमें महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 वाला है, उसको देख के सारे वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज हम लोग इसमें केवल ना कि केवल वीडियो देखेंगे, समझेंगे इस पार्ट को, और बल्कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे सारे एग्जाम को सॉल्व भी करेंगे, जिसमें आपका क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे बनता है और किस प्रकार का हमको याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्रमांक 43 सन 2005 में आया, 13 सितंबर 2005। कोई भी लॉ की पुस्तक में जस्ट राइट साइड आपको मिलेगा जो डेट दिया रहता है, वास्तव में लागू का डेट दिया होता है, माने इस दिन लागू हुआ ये दर्शाता है। तो 13 सितंबर 2005 को जो डेट यहाँ पर जैसे छपा होता है राइट साइड में, कोई भी आप लॉ की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये लागू डेट वाला दिखाता है। मतलब हम ये है कि 13 सितंबर 2005 को यह अधिनियम लागू हुआ। अब ऐसे याद कर लेना, अगर 2005 13 सितंबर हो जाएगा तो भाई हिंसा मत करो, कोई सितम अब तो सितम मत करो। यहाँ पर 13 वैसे भी मनहूस नंबर है, ऐसे मान के चलो 13 सितम, अब सितम मत करो। तो 13 सितंबर 2005 ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, ये लागू होगा। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष, यहाँ पर हाईलाइट भी करते चले जा रहा हूं, ये 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ। तो याद रखना कौन सा वर्ष में, 56वें वर्ष में 13 सितंबर 2005, ये दो डेट को याद रखना। प्रारंभिक जो भी होता है वो संक्षिप्त नाम और विस्तार से, जो लॉ का जो अ, अध्याय स्टार्ट होता है संक्षिप्त नाम और विस्तार से। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जब से 370 हट गया है तो अब पूरा का अधिनियम संपूर्ण भारत में मान्य होगा। परिभाषाएं, दूसरा जो होता है, दूसरा धारा जो दूसरा होता है किसी भी अध्याय का, वो परिभाषाएं से स्टार्ट होता है। परिभाषा में कुछ परिभाषाएं आपको देख लेना चाहिए। जैसे व्यथित व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, तो व्यथित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला अभिप्रीत है जो प्रत्यार्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है, जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यार्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। प्रत्यार्थी जिसने उस पर हिंसा किया है। बालक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रीत है जो 18 वर्ष से कम आयु, याद रखना इस धारा में बालक को 18 वर्ष से कम आयु का है, और जिसके अंतर्गत कोई दंतक, सौतेला या पोषित बालक भी आ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत बालक के अंतर्गत क्या लिया गया, 18 वर्ष से कम आयु। घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रीत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरसता, विवाह द्वारा या विवाह दंतक ग्रहण की प्रकृति की किसी नाती द्वारा संबंधित है, या अभिव्यक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य है। मैंने सारे चीज को यहाँ पे इंगित कर रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं, बहन के रूप में रह सकते हैं, माता के रूप में रह सकते हैं, या दूर के रिश्तेदार के रूप में उसके साथ लंबे समय से रह रहे हैं। ये सब दंतक पुत्र पुत्री के रूप में, ये बहुत सारे जो आते हैं समरसता के अंतर्गत या विवाह बंधन के अंतर्गत, ये इसके आधार पर घरेलू नातेदारी को संबोधित किया गया है। अध्याय 2 में आता है घरेलू हिंसा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घरेलू हिंसा को परिभाषित किस धारा में किया गया है, तो घरेलू हिंसा को परिभाषित धारा 3 में किया। पहला क्वेश्चन ये बन गया, घरेलू हिंसा को परिभाषित जो है हिंसा अधिनियम 2005 में किस धारा में किया गया है, तो धारा 3 में किया गया है। और क्या क्या हिंसा है इसके अंतर्गत आप देखेंगे, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिवादी का कोई भी कार्य, चूक या कमीशन या आचरण घरेलू हिंसा माना जाएगा यदि पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या भलाई, भलाई माने उसका सम्मान को नुकसान पहुंचाता है या घायल करता है या खतरे में डालता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, या ऐसे करने की प्रवृत्ति रखता है। इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक शामिल है, गाली देना आदि। रोज अगर गाली गलौज कर रहा है,
उसको प्रताड़ना दे रहा है, दहेज के नाम पर दे रहा है, शारीरिक रूप से कटाक्ष कर रहा है कि तुम काले हो, फलाना है, वो पता नहीं मेरे को क्यों पकड़ा दिए तुम्हारे माता पिता, कुछ इस प्रकार का अगर अपनी पत्नी को वो कर रहा है तो मानसिक वो टॉर्चर कर रहा है, वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके सम्मान के प्रति कोई नुकसान पहुंचाता है, जीवन के प्रति असुरक्षा मारपीट करता तो आएगा ही, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान करता है, नुकसान पहुंचता है, घायल करता है या खतरे में डालता है, या बोलता है अगर नहीं दिया तो तुम्हारे भाई को इस प्रकार नुकसान पहुंचाऊंगा या तुम्हारे पिता को इस प्रकार नुकसान पहुंचाऊंगा, परेशान करता है, ये सब के सब आ जाते हैं किसके अंतर्गत, घरेलू हिंसा में। तो इस पार्ट से मैं आपको बता दूं बहुत सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन, 2-3 बार इसी पार्ट से क्वेश्चन उठ रहे थे कि कुछ टॉपिक दे देगा घरेलू हिंसा तक क्या संबंधित है और क्या नहीं, तो इस पार्ट को आपको देख के जाना और ये भी देख लेना धारा 3। अब आता है अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाता आदि के शक्तियों कर्तव्यों के बारे में। धारा 4 संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन किया गया, अर्थात घरेलू हिंसा से किया जा चुका है या किया जाने वाला है या किया जा रहा है, तीनों चीज जा चुका है, जाने वाला है या किया जा रहा है, कि सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है, जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी, मन उसको फंसाया नहीं जाएगा। आप मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर अत्याचार हो रहा है और वो नहीं शिकायत कर पा रही, तो आप कर सकते हैं शिकायत यहाँ पर चीजों में, और जिसमें आप पर कोई नहीं फंसेंगे। लेकिन ये है कि आप ये बोला गया है कि इसमें संरक्षण अधिकारी जानकारी देना आदि 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 के बारे में बताया गया। पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य बता दिया गया। यदि घरेलू हिंसा का कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई है तो उनके द्वारा पीड़ित को जानकारी देनी होगी कि मैंने पुलिस वाला जानकारी देगा पीड़ित को। धारा 5 में क्या क्या जानकारी, उसे संरक्षण आदेश पाने का, सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता का, संरक्षण अधिकारी की सेवा का उपलब्धता का, मुक्त विधिक सहायता प्राप्त करने का, परिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं रोकता है, अर्थात उसे संरक्षण आदेश पाने का अधिकार है। संरक्षण के अंतर्गत गवर्नमेंट के संरक्षण का सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता, सेवा प्रदाता जो होगा उसका सेवा, जैसे उसको रहने की व्यवस्था, उसके खाने पीने की व्यवस्था, आर्थिक ये उपलब्ध पाने का हकदार है। संरक्षण अधिकारी की सेवा को उपलब्धता प्रदाता और मुक्त विधिक सहायता, मैंने वकील का पैसा नहीं तो वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। परिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। संज्ञेय अपराध, अगर उसके साथ मारपीट हुआ तो संज्ञेय अपराध में आ जाएगा। पुलिस जिसने मारपीट किया उसका संबंधी उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, ये कह रहा है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की बात करें तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा जितने वह आवश्यक समझे। ऐसा संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो महिलाएं होगी। क्वेश्चन बन सकता है। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की बात किया गया, यहाँ पर राज्य सरकार अधिसूचना कौन नियुक्त करेगा, तो राज्य सरकार नियुक्त करेगा और जहां तक संभव हो महिलाएं होगी। सेवा प्रदाता भी है। सेवा प्रदाता धारा 10 में बताया गया, सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है, मैंने उसको पंजीकृत होना जरूरी है। पीड़ित सेवा प्रदाता से उसकी शिकायत दर्ज कराने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त करने अथवा रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकती है। सरकार के कर्तव्य क्या है, तो 11 में दिया गया, केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि इस अधिनियम को उपबंधों के नियमित अंतराल पर लोक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया है। अध्याय 4 में है अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के बारे में बात करता है। धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा किसको आप आवेदन करेंगे, तो यहां पर याद रहेगा जब भी ऐसा हिंसा हुआ तो मजिस्ट्रेट को आवेदन जाएगा। पीड़ित या संरक्षक अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में या मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। तो देखिए मैंने लाल लाल हाईलाइट किया है, मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकते। इसकी सुनवाई 3 दिनों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कितने दिनों में हो जानी चाहिए, 3 दिनों के अंदर निर्धारित होगी और निष्पादन कंप्लीट जो होगा लगभग 60 दिन के अंदर होगा। मतलब 60 दिन के अंदर आपको कंप्लीट कर देना होगा, ये लिमिट सीमा है।
3 दिन के अंदर सुनवाई तिथि है और 60 दिन के अंदर निष्पादन पूरा कंप्लीट करने के वो है, ये आपका जो लिमिट है वो दिया गया। याद रखना 3 दिन और 60 दिन। धारा 16 भी इंपॉर्टेंट है, कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। अगर महिला चाहती है कि भैया उसको कोई और ना सुने, केवल उन्हीं लोग सुने, तो ये भी हो जाएगा। धारा 16 बोलता है यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले के परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्रवाई का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयां बंद कमरे में संचालित कर सकेगा। धारा 17 की बात करें तो साझी गृहस्थ में निवास करने का अधिकार, महिला को निकाल दिया गया या किसी को निकाल दिया गया तो उसको अधिकार, धारा 17 अधिकार देता है कि ये कार्रवाई चलती रहेगी लेकिन उसको उस घर में रहने का पूरा अधिकार है। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थ में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती है या नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अनुसरण में सिवाय कोई व्यक्ति प्रत्यार्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल अपरिचित नहीं किया जाएगा। हाँ, विधि द्वारा प्रक्रिया के सिवाय, साफ बोल दिया, विधि द्वारा प्रक्रिया के सिवाय कोई व्यक्ति व्यथित प्रत्यार्थी द्वारा इस साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल अपरिचित नहीं किया जाएगा। अगर विधि में कोई प्रावधान है तो बात अलग है। धारा 18 संरक्षण आदेश की बात करता है। मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति को प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है उसके पक्ष में सुरक्षा आदेश पारित कर सकता है। मैंने कौन करेगा? धारा 18 के तहत मजिस्ट्रेट करेगा कि भाई महिला के साथ हिंसा हो रही है, उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। ये गवर्नमेंट का दायित्व रहता है, तो वैसा मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है कि इस महिला के लिए सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। धारा 19 निवास आदेश भी बोल सकता है। मजिस्ट्रेट पीड़ित को और उसके संतान को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का स्थानीय थाना के निर्देश देने के साथ निवास आदेश एवं किसी तरह का भुगतान के संबंध में भी आदेश पारित किया जा सकेगा और संपत्ति पर कब्जा वापस कराने का आदेश भी दिया जा सकेगा। धारा 20 मौद्रिक राहतें, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर महिला बाहर को निकाल दिया गया, मारपीट किया गया उसके साथ, तो मौद्रिक भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को के किसी बच्चे द्वारा किए गए खर्चों और नुकसान को पूरा करने के लिए मौद्रिक राहत देने का निर्देश दे सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पर मौद्रिक राहत दे। 21 से अभिरक्षा आदेश बोलता है। धारा अभिरक्षा आदेश संतान के संबंध में दे सकेगा, संतान से भेंट करने का भी आदेश मजिस्ट्रेट दे सकेगा। 22 में मुआवजा आदेश है। इस अधिनियम के तहत दी जाने वाली अन्य राहत के अलावा मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर एक आदेश पारित कर सकता है जिसमें प्रतिवादी को मानसिक यातना सहित चोटों के लिए मुआवजा और क्षति का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है और भावनात्मक संकट जो उसे प्रतिवादी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण हुआ है। न्यायालय आदेश को प्रतियां निःशुल्क दिया जाना, ये 24 में किया गया। ये भी ध्यान में रखना कि भाई क्या क्या कितने पैसे में देगा, निःशुल्क देगा या प्रति 1 रुपए देगा, 2 रुपए से क्वेश्चन बन सकता है या धारा पूछ सकता है। तो धारा 24 आपको याद रखना, पक्षकारों का आदेश के प्रति निःशुल्क न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। हाँ, अपील करने का भी अधिकार है। अगर असंतुष्ट है, अपील तब होते हैं जब आप किसी बात से असंतुष्ट है, प्रतिवादी भी कर सकता है, वादी भी कर सकता है। तो यहाँ पर अपील का प्रावधान 29 में दिया गया। धारा 29 में जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी जैसा भी मामला हो तामील किया जाता है, जो बाद में उस तारीख से 30 दिनों के भीतर सत्र न्यायालय में अपील की जाएगी। माने प्रतिवादी के खिलाफ अगर मजिस्ट्रेट ने वो डिसीजन दे दिया, उसके खिलाफ 30 दिन का समय मिलेगा। कहाँ जाएगा? सत्र न्यायालय। ये भी पूछता है कौन सा न्यायालय में जा सकता है, तो सत्र न्यायालय अर्थात सिविल न्यायालय। सत्र न्यायालय माने सिविल न्यायालय में अपील की जाएगी, इसको भी ध्यान में रखना। यहाँ पर 30 कितने दिन? 30 दिनों के अंतर्गत। और लास्ट पॉइंट, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों को लोक सेवा क्या माना जाएगा, ये धारा 30 में कहता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक क्वेश्चन पेपर 2009 खुली सीधी भर्ती में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। मैंने कहा था पहले ही क्वेश्चन लागू पूछा है यहाँ पर, तो आपको याद रखना। यहाँ पर मैंने कहा था सितम मत करो, मैंने सितंबर 13 मनहूस नंबर बता दिया था मैंने। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र मानते हैं इस 13 तारीख को ही टाइटनिक डूबा था, ऐसा बोला जाता है। तो 13 सितंबर 2005 याद रखना, सितम और मत करो। तो 13 सितंबर 2005 को ये लागू हुआ। ये 2009 खुली भर्ती में क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 में क्वेश्चन खुली सीधी भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था।
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाती है। मैंने अभी बताया था इस चीज को। ये कहाँ की जाती है? तो सेशन न्यायालय अर्थात सत्र न्यायालय में की जाती है। सिविल न्यायालय ना, तो ए वाला आंसर आ जाएगा, सेशन न्यायालय में की जाती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता सदस्य समझे जाएंगे। धारा 30 लास्ट वाला में बताया था, क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे। ए आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 परिसीमित सीधी भर्ती क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कहा गया घरेलू हिंसा होती है यदि वह, मैंने कहा था पहले पॉइंट में धारा 3 में, जितने उसको देख लो। यहाँ पर व्यथित व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग पर लैंगिक दुरुपयोग हुआ हो, व्यथित व्यक्ति का मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग का आर्थिक दुरुपयोग हुआ हो, दहेज के लिए व्यथित व्यक्ति का अपीड़ित अपहानि व क्षति पहुंचाई, तो नो डाउट क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि उसमें पूरे चीज दिया गया था। इसी में क्वेश्चन पूछा गया था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। मैंने कहा था इसमें पूछेगा भाई अनुतोष प्राप्त करने के लिए कहां पर आप आवेदन प्रस्तुत करोगे, तो यहां पर आएगा मजिस्ट्रेट को। कहां बताया था? मजिस्ट्रेट को आप कर सकते हो। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सुनवाई की पहली तारीख नियत की जाएगी जो आवेदन प्राप्ति के तारीख के समानता अधिक नहीं होगी। मैंने ये भी बताया था, एक बताया था 3 दिन और एक बताया था 60 दिन के अंदर निपटा दो, तो आंसर ए आ जाएगा। 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है इसको। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर पूछ दिया जो मैंने यहाँ बताया था। घरेलू हिंसा से संबंधित विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा प्रथम सुनवाई के 60 दिन के अवधि के अंदर। यही क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, तो ये सही आंसर ये ही आ जाएगा, प्रथम सुनवाई के 60 दिन के अवधि के भीतर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा समस्त भारत में उस स्थान पर जहां व्यथित पक्षकार निवास करता है, भारत के बाहर उपरोक्त सभी। तो ये जो भी होगा इस समस्त भारत में होगा, क्योंकि पूरा भारत में लागू है, तो ए आ जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। मैंने शारीरिक दुर्व्यवहार से क्या अभिप्रेत है? शारीरिक पीड़ा या हानि, जीवन एवं शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा, प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक, ये सब आ जाएंगे, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2022 में भी क्वेश्चंस है। इसी प्रकार क्वेश्चन हुआ था धारा 3 से संबंधित। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंदर घरेलू हिंसा में शामिल है शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।